चलिए साहब, तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ तो ये कहता है कि साहब फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पर यहाँ हम बेसिकली फ्लक्स की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ सिमेट्रिक सिचुएशंस में इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। गॉस लॉ से अगर फ्लक्स निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है, पर गॉस लॉ से अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पहले सिमेट्रिक होना चाहिए। ऐसा लिख दीजिए, स्टेप्स इन कैलकुलेशन ऑफ ई, steps in calculation of E using Gauss law. Steps in calculation of E using Gauss law. Number one, imagine a symmetric GS. Imagine a symmetric GS for the given body. For the given body. मतलब इसकी सिमेट्री में दो बातें होनी चाहिए। शायद सिमेट्री तब आएगी जब इसके हर पॉइंट पे जो गॉसियन सरफेस है ना आपकी, मतलब इसी में आप पहले तो ये भी लिख दीजिए, नंबर 2 डाल के अच्छा लिख दीजिए, ड्रॉ the above symmetric Gaussian surface, draw the above symmetric Gaussian surface through the point P at which the field is desired, to the point P at which the field is desired. ये लोग आपको एक बॉडी दे देते हैं, उस पर चार्ज दे देते हैं, फिर उसके आसपास एक पॉइंट पी दे देते हैं और कहते हैं पॉइंट पी पर ई बताइए। तो ई के लिए सिमेट्री होना जरूरी है, और सिमेट्री दो तरह से चाहिए हमें। एक तो जो गॉसियन सरफेस होगी ना, उसके हर पॉइंट पे ई सेम होना चाहिए। ऐसा उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए कि सिमेट्री विल बी obtained when distance of the Gaussian surface from the given charge distribution is everywhere same. क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम होगा तो ही तो कुछ क्यू बाय आर स्क्वायर वगैरह सेम होगा, तो ही तो इंटेंसिटी सेम होगी। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो ही तो इंटेंसिटी सेम होगी। और ये भी लिख दीजिए, and the symmetric Gaussian surface should be chosen. The symmetric Gaussian surface should be chosen such that E at every point is normal. To the Gaussian surface. क्योंकि आप फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू ए तभी लगा सकते हैं, वरना तो फ्लक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds है। अगर आप उसका सिंप्लीफाइड वर्जन EA लगाना चाहते हैं तो हर पॉइंट पे E सेम होनी चाहिए एंड शुड बी एवरीवेयर नॉर्मल। ये मेन बात हो गई। अब हमारा ये भी कहना है कि आप क्या करना, नंबर 3 अगला पॉइंट लिख दीजिए। नाउ थिंक ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। Think of the charge enclosed inside the Gaussian surface. और उसका अगला पॉइंट लिख दीजिए, उसका अगला पॉइंट कि कैलकुलेट द एरिया through which the field is passing normally, the field of constant magnitude, the area
through which the field of constant magnitude is passing normally perpendicular. normally मतलब perpendicular, normally मतलब perpendicular। और उसके बाद लास्ट स्टेप में आप ये लगा देंगे E into A is equal to Q enclosed upon epsilon naught। ये इससे आप E निकालेंगे, इससे E निकालेंगे। E into A is equal to Q upon epsilon naught। ठीक है, ये हमें ध्यान है, समझ रहे हैं हम कि अगर हमें फ्लक्स निकालनी है तो सिमेट्री जरूरी नहीं है, और ई निकालनी है तो सिमेट्री जरूरी है। तो पहला लिख दीजिए, पहला है शेल, चार्ज शेल, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर, hollow sphere may be conducting or non-conducting। ये जो hollow sphere है, conducting हो या non-conducting हो, hollow है, hollow sphere conducting हो या non-conducting हो, ये hollow sphere है। अब हॉलो स्फीयर में, और ये चार्ज भी है, ध्यान रखिएगा ये चार्ज है, तो जरूर सिचुएशन ये है कि इसको ऐसा चार्ज दिया हुआ है हमने। अगर ये नॉन कंडक्टिंग होगा तो प्लास्टिक का होगा, तो ठीक है, चार्ज अंदर तो कोई एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ही नहीं जिनपे मैं चार्ज दे सकूं, हॉलो है, तो सारा का सारा चार्ज जो है वो स्किन पे ही। ठीक है, अब इसमें मैं केस 1 लिख रहा हूं कि ये जो पॉइंट है जहां मुझे E चाहिए वो पॉइंट P है, ऐसा दिखा दीजिए, एट एन इंटरनल पॉइंट, एट एन इंटरनल पॉइंट। और स्टेप नंबर 1 इसके बाद लिख दीजिए, ड्रॉ अ सिमेट्रिकल GS थ्रू P। लिखिए, ड्रॉ अ सिमेट्रिकल GS थ्रू P, draw a symmetrical GS through P। ठीक है, और स्फीयर जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो एक स्फीयर है, तो फिर सिमेट्री भी स्फीयर में ही होगी। लिख दीजिए, गॉसियन सरफेस शुड बी, गॉसियन सरफेस इज अ कोसेंट्रिक स्फीयर, गॉसियन सरफेस इज अ कोसेंट्रिक स्फीयर बिकॉज symmetrical surface for a sphere, symmetrical surface for a sphere will also be a sphere। सिमेट्री तो स्फीयर में ही आएगी। आपको पहले पॉइंट P से गुजरने वाले, आपको पहले पॉइंट P से गुजरने वाले सिमेट्रिकल GS बनानी है, पॉइंट P से गुजरने वाले सिमेट्रिकल GS बनानी है। जैसे ही वो कहता है पॉइंट P पे फील्ड निकालिए, आप वहां से गुजरने वाली सिमेट्रिकल GS बनाइए। अगर ये सिमेट्रिक स्फेरिकल है तो ये भी स्फेरिकल होगी। अब आपके इसका अगला स्टेप क्या कहता है, इसके अंदर का चार्ज एनक्लोज देखना है और इसका ए देखना है। आंसर होगा E, यदि इसके हर पॉइंट पे E है E, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस है और कैपिटल आर सपोज टोटल रेडियस है, इस पॉइंट का डिस्टेंस r है, तो E इंटू ये गॉसियन सरफेस का एरिया हो गया इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज एनक्लोज्ड है 0, तो इंटरनल पॉइंट पे इंटेंसिटी हो गई 0। ये हमारा पहला एक डिसीजन हो गया। हॉलो स्फीयर में इंटरनल पॉइंट पे इंटेंसिटी हो गई 0, क्योंकि जब हमने गॉसियन सरफेस बनाई उसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है 0। अब आप इसका सेकंड केस करिए। अब सेकंड केस, E at a point on surface of shell, ये कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है हमें इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है और वो है चार्ज एनक्लोज और एरिया। हमें और कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग से कोई लेना देना नहीं। जिस पॉइंट P पे फील्ड निकालनी होगी, आप पहले वहां से गुजरने वाला एक सिमेट्रिक GS बनाइएगा
और फिर उसके दो काम करिएगा, एक तो उस सिमेट्रिक्स जीएस के अंदर फ्लक्स चार्ज एनक्लोज और एक उसका एरिया। तो अब जो पॉइंट है ना वो यही लाया करता है, यही पॉइंट भी है और ये रेडियस आर है। तो पर लिख दीजिए नंबर 1 डाल के सिमेट्रिक जीएस is a sphere passing through point P, is a sphere passing through point P। अब वो तो हमने बताया था कि वो जो गॉसियन सरफेस होती है वो चार्ज पे से भी गुजर जाए तो भी चार्ज इंक्लूड करते हैं। तो आप ये हल्का सा इमेजिन कर लेना कि चार्ज हल्का सा अंदर है, थोड़ा सा भी अंदर है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, चार्ज थोड़ा सा भी अंदर है, ऐसा शेल है ये शेल है और वैसे तो चार्ज बाहर होता है। तो गॉसियन सरफेस को आप थोड़ा सा बाहर मान लीजिए, वेयर x टेंड्स टू 0। तब ये तो अंदर एनक्लोज चार्ज, इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज तो पूरा क्यू ही लेंगे ना। तो बस वही लिख दीजिए कि चार्ज एनक्लोज इनसाइड द जीएस इज इक्वल टू क्यू। अगर इस बॉडी पे चार्ज क्यू है तो गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज भी क्यू है, क्योंकि हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन में कि अगर एक गॉसियन सरफेस डिस्क्रीट चार्ज पे से भी गुजर जाए तो भी चार्ज को हम अंदर मानते हैं, क्योंकि उसकी फ्लक्स तो अंदर रहेगी ना, उसकी फ्लक्स इधर भी रहेगी इधर भी रहेगी, तो हमें तो इधर अंदर वाली फ्लक्स को गिनना है। हम चार्ज एनक्लोज को इनसाइड मानते हैं बस। अब सीधे फाइनल स्टेप लिख देते हैं, वो आंसर ये आएगा E into A is equal to charge enclosed upon epsilon naught। तो E सरफेस की E हो गई, सरफेस की E हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय R स्क्वायर। अंदर इंटेंसिटी 0 थी क्योंकि अंदर चार्ज एनक्लोज 0 था और सरफेस पे ये आ गई। ये तो ऐसा लग रहा है कि चार्ज सेंटर पे ही बैठा हो। लिख दीजिए दिस E is same as that due to a point charge at the center। This E is same as that due to a point charge at the center। क्योंकि तब भी तो फॉर्मूला Q बाय R स्क्वायर आता था ना। एक्चुअली क्या है बोल सकते हैं आप कि दिस इज ड्यू टू spherical symmetry of the E produced। This is due to spherical symmetry of the E produced। मतलब क्या है कि ये सारी ये ना ये जो इसकी लाइंस ऑफ फोर्स है वो सब सेंटर से आती हुई दिखेगी। लाइंस ऑफ फोर्स अपीयर टू बी, अंदर तो ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स है ही नहीं, लाइंस ऑफ फोर्स अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द सेंटर। वैसे तो अंदर लाइंस ऑफ फोर्स है ही नहीं, पर अब ये बोल सकते हैं कि दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द सेंटर, दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द सेंटर, they appear to be coming from the center। और जहां से लाइंस ऑफ फोर्स आ रही हैं वहीं तो चार्ज बैठा होता है, जहां से लाइंस ऑफ फोर्स आती हैं ओरिजिनेट होती हैं वहीं तो चार्ज होता है। इसलिए मैं कैलकुलेशंस के लिए शायद डायरेक्ट मान सकता हूं कि पॉइंट चार्ज सेंटर पे बैठा है। ज्यादातर कैलकुलेशंस के लिए हम ये मान सकते हैं कि पॉइंट चार्ज सेंटर पे बैठा है। इंटरनल पॉइंट के लिए तो ये नहीं मान सकते। अगर आपको अंदर E निकालनी है तो आप ये नहीं मान सकते कि चार्ज बैठा है, क्योंकि यहाँ तो E 0 है, एक्चुअली यहाँ चार्ज है नहीं, पर फील्ड ऐसी पैदा हो रही है जैसे चार्ज यही है। इंटरनल पॉइंट पे तो इस बात को नहीं मान सकते कि चार्ज यहाँ बैठा है, अदरवाइज आप हमेशा मान सकते हो कि चार्ज सेंटर पे बैठा है। ऐसा लिख दीजिए except the internal points charge can always be assumed to be kept at the center of a sphere, for calculation of E oblique V। कुछ सवालों में हम E निकालेंगे, कुछ सवालों में हम V निकालेंगे, तो आप चार्ज को हमेशा ही सेंटर पे मान सकते हो, चार्ज को आप हमेशा ही सेंटर पे मान सकते हो।
इसके बाद इवन बी की कैलकुलेशन हम ये बाद में देखेंगे, अभी तो हम इंटेंसिटी की कैलकुलेशन की कर रहे हैं, हम पोटेंशियल की कैलकुलेशन भी बाद में करेंगे, वहां भी ये मानेंगे। अब आप एक काम करिए, इसी में थर्ड केस लिख दीजिए, एट एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट पी ये है, ये शेल है, स्फेरिकल शेल है, और किस मटेरियल का है उससे कोई मतलब नहीं, हमें इसके ऊपर चार्ज कितना है उससे मतलब है, ये सेंटर है। एक्चुअली तो चार्ज केवल यहाँ है और तो कहीं है नहीं, पर मेरा पहला काम है ड्रॉ अ सिमेट्रिक जीएस, ऐसा स्टेप नंबर 1 करके लिख दीजिए, तो सिमेट्रिक जीएस थ्रू पॉइंट पी, एक्सटर्नल पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है, हमारा थर्ड केस है एक्सटर्नल पॉइंट, सिमेट्रिक जीएस थ्रू पी, सिमेट्रिक जीएस थ्रू पी इज अ स्फीयर, वही कोसेंट्रिक स्फीयर, और इसका भी मैं डिस्टेंस r ले रहा हूं, इसका भी डिस्टेंस r ले रहा हूं, तो वही सोचूंगा चार्ज एनक्लोज, मैं E लूंगा, फिर ये गॉसियन सरफेस का एरिया लूंगा, और इसके अंदर चार्ज एनक्लोज तो यही है, ये वाला Q इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज है, तो इसका भी फॉर्मूला इंटेंसिटी का यही आ गया, ये P से गुजरने वाली गॉसियन सरफेस बनाई मैंने, इससे गुजरने वाली मैंने गॉसियन सरफेस बनाई, ठीक है, और जरूर यहाँ पे सिमेट्री है, जरूर इसके हर पॉइंट पे ई सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंसेस सारे सेम हैं, शायद यहाँ चार्ज माना जा सकता है, ये सारे डिस्टेंसेस सेम हैं, और ई हर जगह नॉर्मल भी है, रेडियल फील्ड होती है ना, ये रेडियल फील्ड होती है, और इसलिए ई इस गॉसियन सरफेस के हर जगह परपेंडिकुलर है, वो आपको हमेशा चेक करना ही चाहिए कि इसके हर पॉइंट पे ई सेम होनी चाहिए, एंड शुड एवरीवेयर बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो सारी बातें यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं, सीधे आंसर लिख देते हैं हम, और अभी भी ये लग रहा है जैसे चार्ज क्यूब सेंटर पे रखा है, एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए और सरफेस के पॉइंट्स के लिए, एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए और सरफेस के पॉइंट्स के लिए चार्ज को सेंटर पे माना जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको ग्राफ बना देते हैं, इसकी ग्राफिकल समरी टाइप हो जाएगी, एक ग्राफिकल समरी टाइप हो जाएगी कि अगर ये स्फीयर है, अगर ये स्फीयर है, और इस पे मान लेते हैं हम जानबूझ के नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं, नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में फील्ड इस तरफ होगी, अभी तो मैं मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूं वैसे, फील्ड जो है वो इस तरफ होगी, तो सेंटर से लेके ये वाली डायरेक्शन में फील्ड को नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन में आर को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो सेंटर से लेके सरफेस तक तो फील्ड जीरो है, यहाँ फील्ड ऐसी है, सेंटर से लेके सरफेस तक फील्ड जीरो है, फिर यहाँ कहीं कुछ मैक्सिमम है, और उसके बाद ऐसे घट रही है, सेंटर से लेके सरफेस तक फील्ड जीरो है, फिर यहाँ सरफेस पर फील्ड मैक्सिमम है, और फिर ऐसे घट रही है, अंदर तो E जीरो है, अंदर हर पॉइंट पे E जीरो है, अंदर हर पॉइंट पे E जीरो है, सरफेस पे मैक्सिमम है, यहाँ Q बाय R स्क्वायर है, E की यहाँ ये डायरेक्शन है, इसलिए मैं उसे नेगेटिव ले रहा हूँ, और E की यहाँ ये डायरेक्शन है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, पर मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, ग्राफ हमने बेसिकली ये बनाया है, अगर ये पॉजिटिव होता तो हमारा ग्राफ ये बनता, ये इंटेंसिटी का वेरिएशन, सॉरी यहाँ नहीं है, ये ऐसा वेरिएशन है, सेंटर से लेके सरफेस तक फील्ड जीरो है, उसके बाद इंटेंसिटी ऐसे घट रही है, एक ही तरह बना लेते हैं, बस क्लैरिटी के लिए अभी खाली ये बना लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक फील्ड है ही नहीं, सीधे यहाँ से स्टार्ट होती है और ऐसे घटती है, दोनों साइड नहीं बनाइए, एक ही साइड बना लीजिए, पहले ये देख लीजिए, फिर बाद में इसको भी देखने की आदत डाल लीजिए, और अंदर तो फील्ड हमेशा जीरो ही मिलेगी आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ज्यादातर केसेस में अंदर फील्ड जीरो मिलेगी, तो ठीक है, कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट था नहीं, शेल अगर है तो अंदर चार्ज तो है नहीं, तो अंदर फील्ड तो होगी नहीं,
सरफेस पे फील्ड होगी Q बाय कैपिटल R का स्क्वायर, और एक्सटर्नल पॉइंट पे होगी वही कांस्टेंट के साथ, अंदर है 0, इंटरनल पॉइंट पे है 0, सरफेस के पॉइंट पे है E एट सरफेस है K Q बाय R स्क्वायर, और एक्सटर्नल पॉइंट पे इंटेंसिटी है K Q बाय R स्क्वायर, बस। ओके, ये समरी हो गई पूरी फॉर्मूले की। ग्राफिकल समरी भी हम कर ही चुके हैं। इंटरनल पॉइंट पे फील्ड 0 है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ रहे हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, अब ये बताना जरूरी है कि ये मेटालिक है या ये कंडक्टिंग है। अब ये बताना जरूरी है, कंडक्टिंग स्फीयर। अब क्या होता है कि अगर मैं इसके अंदर यहाँ कहीं कुछ चार्ज लेके आऊं भी, सपोज ये पूरा सॉलिड है और किसी तरह से मान लीजिए मैंने यहाँ चार्ज इंजेक्ट कर भी दिया, तो भी ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और फाइनली सारा का सारा चार्ज स्किन पे आ जाएगा। रिपल्शन के कारण सारा चार्ज मैक्सिमम दूर चला जाएगा। ऐसे ही लिख दीजिए, ड्यू टू रिपल्शन the entire charge will appear on the outer skin of the sphere. The entire charge will appear on the outer skin of the sphere. देखो, इस यहां तुम चार्ज छोड़ के आए थे, इस चार्ज ने इस चार्ज को रिपेल किया, इस चार्ज ने इस चार्ज को रिपेल किया, और रिपल्शन और यहाँ कंडक्टिंग होने के कारण चार्ज के चलने का रास्ता भी था। कंडक्टिंग है ना, ये कंडक्टिंग है तो चार्ज के चलने का रास्ता भी था। तो सारा चार्ज आउटर स्किन पे आ गया। आउटर स्किन पे क्यों आ गया और बाहर क्यों नहीं गिर गया, हवा में क्यों नहीं गिर गया? ये यहाँ आके जितना दूर जा सकता है उतना दूर चला गया, आउटर स्किन पे चला गया। हम यहां भी नहीं मानते कि चार्ज यहां बैठा है, बिल्कुल। ये अगर ऐसा है तो यहाँ चार्ज नहीं है, एकदम आउटर स्किन पे। और यहाँ के जो एटम्स होते हैं ना, उन एटमों में ये चार्ज आता है। रिपल्शन के मारे जितना मैक्सिमम दूर जा सकता है दूर चला जाता है चार्ज, और अंदर कंडक्टिंग पाथ है तो चला भी जाता है। यहाँ फोर्स भी है और कंडक्टिंग रास्ता भी है तो चार्ज दूर चला जाता है, मैक्सिमम दूर आउटर स्किन पे चला जाता है। वहां से टपक क्यों नहीं पड़ता बाहर? क्योंकि एयर इज बैड कंडक्टर। लिख दीजिए, इट डज नॉट फ्लो आउटसाइड द आउटर स्किन बिकॉज द सराउंडिंग एयर इज अ बैड कंडक्टर। आउटर स्किन पे हम बड़ा जोर देते हैं, ये चार्ज एकदम आउटर स्किन पे है, मैक्सिमम दूर। नफरत कर रहे हैं सारे चार्जेस एक दूसरे से, और चार्ज को भागने का रास्ता है भी, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है तो सारा चार्ज आउटर स्किन पे अपीयर हो जाता है। इसलिए मैं फिर पहला देख रहा हूं, E एट इंटरनल पॉइंट, यहां से डिस्टेंस R पे पॉइंट P है और मुझे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है। तो अब मुझे पता है, मैं बहुत ज्यादा उसमें कुछ टाइम नहीं दे रहा, कि जो गॉसियन सरफेस है वो एक सिमेट्रिक स्फीयर ही होगी और चार्ज एनक्लोज उसके अंदर 0 है, इसलिए इंटरनल पॉइंट पे इंटेंसिटी अभी भी 0 है। हालांकि ये पूरा सॉलिड है, और सॉलिड और मेटालिक अगर हो, सॉलिड अगर मेटालिक हो तो सारा चार्ज स्किन पे आ जाएगा, अंदर चार्ज है ही नहीं, तो अंदर इंटेंसिटी अभी भी 0 है। मैंने सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई, उसके अंदर चार्ज एनक्लोज देखा, उसका एरिया ध्यान से लिखा, बस ये इक्वेशन लिखी। मेटल के अंदर या बड़े काम की बात हो गई कि मेटल के अंदर एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन डेवलप हो जाए, मतलब चार्ज का बहना रुक जाए, उसके बाद मेटल के अंदर कभी कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। आप बात को क्या है कि शुरू में आपने यहाँ चार्ज दिया था, तो शुरू में रिपल्शन हुआ, तो शुरू में शायद चार्ज बह रहा है, तब फोर्स लग रहा है,
और फोर्स होता ही इसलिए है क्योंकि वहां फील्ड होती है, क्यों ही फॉर्मूला लगता है ना, फील्ड है तो फोर्स है, तो पहले तो फील्ड होती है। पर एक बार चार्ज का बहना थम जाए, एक बार चार्ज का बहना रुक जाए, तब हम कहते हैं स्टैटिक्स की कंडीशन आ गई है। और एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन आ गई है, चार्ज का बहना रुक गया है, अब अंदर कहीं कोई चार्ज आपको किसी भी पॉकेट में मिल ही नहीं सकता, तो चार्ज एनक्लोज जीरो है। इसलिए ये बड़ा गोल्डन रूल टाइप का है, आप बड़े कैप्स में तो लिख दीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, एक स्टार दे रहे हैं हालांकि, पर पूरा पूरा कैपिटल में लिख दीजिए कि once the condition of electrostatics has been attained, once the condition of electrostatics has been attained in a metallic conductor, in a metallic conductor of any shape, of any shape, E inside the metal will always be zero. E inside the metal will always be zero. E inside the metal will always be zero because charge will appear on the outer skin. Charge will appear on the outer skin. The charge enclosed inside is zero. Charge enclosed inside is zero. अंदर जो चार्ज है वो जीरो है। अब में लॉजिक से भी कोई मतलब नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन आ चुकी है और ये मेटालिक स्फीयर है, तो अंदर E जीरो होगी। मेटल के अंदर E नहीं होता, मेटल के अंदर E नहीं होता, मेटल के अंदर मेटल होता है, मेटल के अंदर E नहीं होता। अगर चार्ज का बहना रुक चुका हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन आ चुकी हो, चार्ज सारे रेस्ट पे आ चुके हो, चार्ज सारे रेस्ट पे आ चुके हो, उसके बाद मेटल के अंदर ई होने का सवाल ही नहीं उठता। अब इसमें हम सेकंड केस देख रहे हैं। एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस, यहां पर पॉइंट पी है, तो यहां से निकलने वाला जीएस बनाएंगे सबसे पहले, और उसका E टू ए ये होगा, और चार्ज एनक्लोज तो यही है। सरफेस से अगर एक जीएस गुजर रही है, तो ये पूरा चार्ज उसके अंदर एनक्लोज माना जाता है, क्योंकि हम मान सकते हैं कि हमने जो गॉसियन सरफेस लिया है वो थोड़ा बाहर लिया है, x के डिस्टेंस पे लिया है, और x टेंड्स टू जीरो, बाहर लिया है हमने थोड़ा सा, वो हम कर सकते हैं। 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 एटोमीटर, हल्का सा ऊपर मैंने वो गॉसियन सरफेस ले ली, तो चार्ज एनक्लोज तो पूरा हो ही गया अंदर। हम हमेशा चार्ज एनक्लोज को अंदर मानते हैं अगर गॉसियन सरफेस इस स्फीयर की सरफेस से भी गुजर रही है तो भी। तो ई सरफेस का फॉर्मूला भी वही आ गया जो कि एक्सपेक्टेड था, Q by R स्क्वायर। अब एक बार फिर ये कहा जा सकता है कि चार्ज सेंटर पे है, क्योंकि ये जो फील्ड क्रिएट हो रही है वो फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक है। Q can be considered to be concentrated at the center because E produced by the sphere is spherically symmetric। पूरे 3D में रेडियल फील्ड है, वो पूरे 3D में रेडियल फील्ड है सभी डायरेक्शंस में। ये पॉइंट इंटरनल पॉइंट्स के लिए नहीं कहा जा सकती ये बात। अंदर हम ये नहीं कह सकते कि फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक है, इसलिए अंदर ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। पर सरफेस के पॉइंट के लिए और बाहर के पॉइंट के लिए, सरफेस के पॉइंट के लिए और बाहर के पॉइंट के लिए ये बात पूरी तरह लागू होती है। अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट भी देखूं, अगर एक्सटर्नल पॉइंट भी देखूं तो वही सारी बातें फिर से आएंगी। अगर ये पॉइंट है तो यहां से गुजरने वाली जीएस में इमेजिन करूंगा, ये फील्ड यहां से रेडियली गुजरेगी,
इसके हर पॉइंट पे ई सेम है और रेडियल है। चार्ज तो यहाँ है, चार्ज यहाँ चार्ज नहीं है, यहाँ भी चार्ज नहीं है। मुझे इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी थी, तो यहाँ से गुजरने वाली मैंने गॉसियन सरफेस बनाई, और मैं अब समझ रहा हूँ कि E into 4πr², चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो उतना ही है जितना इसके ऊपर है, तो ये हो गई कहानी खत्म। ये डिस्टेंस r ले रहा हूं मैं, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज उतना ही है जितना इस पर है, और तो कहीं है ही नहीं। तो इंटेंसिटी का एक बार फिर वही फॉर्मूला आ गया जो कि एक्सपेक्टेड था। ये अगर एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे होता तो जो इंटेंसिटी का आंसर आता वही अभी आ रहा है। अगर एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे होता तो जो इंटेंसिटी होता वही आ रहा है। और अगर मैं इसका भी ग्राफ बनाऊं तो मेटालिक है, हालांकि सॉलिड है, पर यहाँ भी वो सेम ग्राफ बन रहा है अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है। सेंटर से लेके सरफेस तक कोई फील्ड नहीं है, अंदर फील्ड पूरी तरह जीरो है। जरूर ऐसा हर बार कर दिया करें, अंदर फील्ड जीरो है। उसके बाद ये ग्राफ हाइपरबोलिक है, क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहां जरूर इंटेंसिटी q/r², kq/r²। सरफेस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, वो बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑन द सरफेस इज मैक्सिमम एंड देन इट डिक्रीजेस as per inverse square law. Then it decreases as per inverse square law. अंदर E0 है, दो ही बातें हम समझ जाए तो काम चल जाएगी कि अंदर E0 है, और बाकी पॉइंट्स के लिए, सरफेस के लिए और बाहर के लिए, ये मान लिया जाए कि चार्ज सेंटर पे रखा है, बस सारी का बात ही खत्म हो जाएगी। लिख दीजिए समरी फॉर स्फेरिकल शेल और सॉलिड मेटालिक कंडक्टर। स्फेरिकल शेल हो या सॉलिड मेटालिक कंडक्टर हो, समरी ये है। नंबर 1, E at internal point is 0. E at internal point is 0. Or number 2, for a point on surface and external point, for a point on surface and external point, consider a point charge Q at the center. Consider a point charge Q at the center. अब आप जब इनके रिजल्ट्स बताएंगे तो आपको हर बार वो गॉस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे रिजल्ट बताइए। अंदर 0, सरफेस पे Q/R², और बाहर Q/छोटे r²। स्फेरिकल शेल के लिए भी वही रिजल्ट है, और सॉलिड स्फीयर के लिए भी वही रिजल्ट है। अगर मेटालिक स्फीयर हो तो सॉलिड हो कि हॉलो हो उसका फर्क नहीं पड़ता, ये भी लिख दीजिए। फॉर अ मेटालिक स्फीयर results are same whether solid or hollow। अगर मेटालिक स्फीयर है तो सॉलिड हो या हॉलो हो, हमें हमारे इस चैप्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का रिजल्ट सेम आते हैं। और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये कर रहा हूं E फॉर, असली तो ये खाली मुझे कैपिटल कैप्स में लिखना था। E फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, इसको हाईलाइट कर दीजिए। E फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है। इसका हमेशा ये मतलब होता है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सरफेस पे नहीं। इसका ये मतलब होता है चार्ज पूरी वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इसका इंप्लाइड मीनिंग होता है। हालांकि वो ये भी कह सकता है कभी सवाल में कि चार्ज हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। अगर वो इतना क्लियर बोल रहा है कि सरफेस पे दिया है तो फिर ठीक है, सरफेस पे ही दिया है खाली। जब खाली वो बोल रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज है और कुछ नहीं बोला है, तो उसका बेसिक मतलब तो यही होता है कि उसकी पूरी वॉल्यूम में, वो भी बड़ा बड़ा लिख दीजिए, द चार्ज हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, the charge has been distributed uniformly
throughout the volume of the sphere, throughout the volume को highlight कर दीजिए. Charge has been distributed uniformly throughout the volume of the sphere. Charge has been distributed uniformly throughout the volume of the sphere. इस बात पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दें. जब भी वो बोलेगा यूनिफॉर्मली बोलेगा तो उसका यही मतलब है. अगर यूनिफॉर्मली बोलेगा तो उसका यही मतलब है कि उसकी पूरी वॉल्यूम में, यूनिफॉर्मली बोलेगा तो उसका यही मतलब है कि उसकी पूरी वॉल्यूम में. ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और वॉल्यूम में चार्ज रह पाता है केवल तब जब ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो. अगर ये मेटल का स्फीयर होता तो अंदर चार्ज कभी रह ही नहीं सकता था. अब अगर ये वुड का है या प्लास्टिक का है तो जहां आप चार्ज दोगे वही टिका रहेगा. हालांकि दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, पर रिपल्शन के बावजूद ये चार्ज एक दूसरे से दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है ना, चार्ज बहने का रास्ता ही नहीं है. लिख दीजिए साफ साफ कि इट मस्ट बी अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ये जरूर एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है. ये जरूर एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है. ठीक है. नॉन कंडक्टिंग जैसे वुड होता है या प्लास्टिक होता है, आप जहां चार्ज लेके आए चार्ज वही रहेगा. रिपल्शन के बावजूद भी उसको यहां जाने का आगे रास्ता नहीं है. मेटेलिक स्फीयर में तो चार्ज भाग के स्किन पे आ जाता, बहुत तेज भागता और यहां तक भागता, और आगे भागता तो गिर पड़ता, इसलिए यहां रुक गया. पर नॉन मेटालिक में तो पूरी वॉल्यूम में चार्ज ठूस के आप भर सकते हो, और वही आपने किया है. नॉन मेटालिक वाला केस, नॉन कंडक्टिंग वाला केस हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. पहले मैं इसके उल्टा चलता हूं. अब पहले मैं इस पे टोटल चार्ज इसकी वॉल्यूम में क्यों है, तो टोटल चार्ज मिला के इसकी वॉल्यूम में क्यों है. तो पहला केस लिख दीजिए, एट एक्सटर्नल पॉइंट, ये पॉइंट P है, तो फिर से सिमेट्रिक जीएस क्या होगी, वो ये है. ऐसा आप लिख सकते हैं, सिमेट्रिक जीएस विल बी अ कोसेंट्रिक स्फीयर. सिमेट्रिक जीएस विल बी अ कोसेंट्रिक स्फीयर. और मैं सीधे से फिर बोल सकता हूं कि भाई ये इस गॉसियन सरफेस का एरिया 4πr² है. और आप जरूर देख रहे हैं फिर से इसके हर पॉइंट पे ई सेम है एंड इज एवरीवेयर नॉर्मल. मैं एरिया वो लेता हूं जिस एरिया के हर जगह ई परपेंडिकुलर होती है. एरिया में वो लेता हूं जिसके हर जगह ई परपेंडिकुलर होती है. एरिया मैंने ये पूरा एरिया ले लिया क्योंकि इस पूरे एरिया के ई परपेंडिकुलर है, और इस पूरी के अंदर चार्ज एनक्लोज क्यों है, चार्ज की लोकेशन क्या है मुझे मतलब नहीं है, इसके अंदर एनक्लोज चार्ज क्यों है. और बस ई का तो एक बढ़िया फॉर्मूला आ गया, 1/4πε0 Q/r². अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी आपकी सारा फील्ड ऐसी लगेगी जैसे सेंटर से निकली हो. एक्सटर्नल पॉइंट के लिए तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं. और इसी तरह अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ई सरफेस को भी आप डायरेक्टली, ये ई एक्सटर्नल था, ई सरफेस को भी आप डायरेक्टली ये लिख ही लेंगे. और वही बात है कि सरफेस का पॉइंट हो या एक्सटर्नल पॉइंट हो, चार्ज को हमेशा सेंटर पे माना जा सकता है. ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी वैलिड है. अगर आपको एक्सटर्नल पॉइंट की आप बात कर रहे हैं या आप सरफेस के पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो बस आप मान लीजिए पॉइंट चार्ज क्यों सेंटर पे बैठा है और आंसर लिख दीजिए. आपके आंसर हमेशा आ जाएंगे, आपको जीएस बनाने की जरूरत नहीं है. पर अब असली इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, इसका थर्ड पार्ट आ रहा है, एट एन इंटरनल पॉइंट ई फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर. यूनिफॉर्मली चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया था
कि यूनिफॉर्मली चार्ज का कभी ये मतलब नहीं होता है कि चार्ज उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज है। अगर वो ऐसा मतलब रखता है कि सरफेस पे ही खाली यूनिफॉर्मली चार्ज है तो बोलेगा, और अगर कुछ नहीं बोला है तो उसकी पूरी वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली भरा हुआ है, यही इसका इम्प्लाइड मीनिंग है। ठीक है, एक बात ये भी आप लिख लीजिए, when not mentioned in the question whether metallic or non-metallic, when not mentioned in the question whether metallic or non-metallic, always consider non-metallic. सवाल में अगर नहीं दिया है कि मेटालिक है कि नॉन मेटालिक है तो आप हमेशा उसे नॉन मेटालिक मानिए, इससे भी थोड़ा आपको सहारा लग जाएगा। क्वेश्चन में पहले यही आपको नक्की करना होगा कि ये चार्ज खाली स्किन पे है कि पूरे अंदर भी भरा हुआ है, ये मेटालिक है कि नॉन मेटालिक है, हॉलो की हॉलो स्फीयर है। तीन केस बनते हैं, नॉन मेटालिक सॉलिड स्फीयर, मेटालिक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर। तो केस क्या है और अंदर निकालनी है कि सरफेस पे निकालनी है कि बाहर निकालनी है, और ई निकालना है कि वी निकालना है, ये सब बातें आपको पहले बहुत ध्यान से अश्योर करनी होगी, उसके बाद सवाल में घुसिएगा। एनीवे, अब बढ़िया बात है, दोबारा बना लीजिए, ये इसकी पूरी वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली भरा हुआ है, यूनिफॉर्मली भरा हुआ है, ये सेंटर है और ये पॉइंट पी है। अब हम इसके स्टेप्स पूरे लिखेंगे। ये पॉइंट पी है, यहां पर हमको ई निकालना है। ये टोटल चार्ज जो इसकी पूरी वॉल्यूम में भरा हुआ है वो है क्यू। टोटल चार्ज जो इसकी पूरी वॉल्यूम में भरा हुआ है वो है क्यू। अब सवाल आपसे, अब पहले लिख दीजिए, नंबर 1 लिख दीजिए, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस थ्रू पी। ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस थ्रू पी which is a concentric sphere, which is a concentric sphere of radius छोटा r, of radius छोटा r। ये एक मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूं जो कि concentric sphere है और उसका रेडियस ही छोटा r है, उसका रेडियस छोटा r है। सिमेट्री के मारे मैंने गॉसियन सरफेस ही ली, स्फीयरिकल ही ली। सिमेट्री से मेरा ये मतलब है कि इसके हर पॉइंट पे ई का मैग्नीट्यूड सेम हो और इसके हर पॉइंट पे ई नॉर्मल हो, इसके हर पॉइंट पे ई नॉर्मल हो, ये मैं चाहता हूं, तभी मैं ये पूरा एरिया ले पाऊंगा, वरना प्रोजेक्टेड एरिया लेता था खाली। अब असली मुद्दा ये है, एक तो आपके दो काम बाकी हैं, एक तो आपको इस गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है जो कि 4 पाई छोटा r का स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरी बात है इसके अंदर एनक्लोज चार्ज देखना है। तो ऐसा अलग से लिख दो, फर्स्ट लेट अस थिंक ऑफ द चार्ज एनक्लोज इनसाइड द जीएस। लेट अस थिंक ऑफ द चार्ज एनक्लोज इनसाइड द जीएस। गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज देखिए। अब चार्ज इसकी पूरी वॉल्यूम में भरा हुआ है, जो इस पे चार्ज है ना पहले से जो भरा हुआ है वो Q है, और जिस वॉल्यूम में भरा हुआ है वो है 4/3 पाई r क्यूब, है ना। तो आप बता दीजिए मुझे, आप बता दीजिए कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना भरा हुआ है। 4/3 पाई छोटा r का क्यूब इंटू Q। तो कट जाएगा ना कुछ, 4/3 तो कट जाएगा। लिख लीजिए, चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द जीएस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, Q जो एनक्लोज्ड है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ जीएस। यूनिटरी मेथड आप लगा रहे हैं, टोटल चार्ज Q है, जो टोटल वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई r क्यूब, और जो इसकी वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई r क्यूब। अब ये कैंसिल हो गया, तो जो चार्ज एनक्लोज है, जो चार्ज एनक्लोज है वो है Q इंटू r क्यूब अपॉन r क्यूब। ये हमारी एक बात है, जो एनक्लोज चार्ज है वो ये है, एनक्लोज चार्ज ये है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो जिसके के अंदर का आप चार्ज चाह रहे हो, यूनिटरी मेथड, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट। अब मैं अपना लास्ट स्टेप लगाने की पोजीशन में आ गया हूं, जो चार्ज एनक्लोज है वो ये है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई अगर मुझे चाहिए
तो 1/4πε0 क्यू आर, ये कट जाएगा, ये क्यू आर अपॉन आर क्यू। ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है जो आपको याद करना है। हम लोग E इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया लेते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो गॉसियन सरफेस का एरिया और एक चार्ज एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। चार्ज क्यूब अपॉन पूरी वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन इज द चार्ज एनक्लोज इनसाइड दिस पोर्शन, और इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला। इससे हम देख रहे हैं कि E प्रोपोर्शनल टू R। ये बड़ा अजीब लगता है शायद सुन के, E प्रोपोर्शनल टू R। यूजुअली तो यार दूरी के बढ़ने से इंटेंसिटी हमेशा घटती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण है कि दूरी के बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ रही है? अच्छा, चार्ज बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, दिल खुश कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। अगर चार्ज कांस्टेंट हो तो ये बात सही है कि सामान्यतः यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिस्टेंस के बढ़ने से इंटेंसिटी घटती है। पर यहाँ अगर अंदर रहते रहते ही तुमने डिस्टेंस डबल कर दिया तो तुम्हारा चार्ज एनक्लोज 8 टाइम्स हो जाएगा। चार्ज बढ़ रहा है, अगर अंदर रहते रहते तुम इसके बजाय ये ले रहे हो, तो जब तुम ये वाली गॉसियन सरफेस ले रहे हो तो इसके अंदर चार्ज एनक्लोज बढ़ गया ना, ठीक है। बस ऐसे लिख दीजिए, here E is proportional to R, E is proportional to R, because as R increases, charge also increases. As R increases, charge also increases. Actually जो Q है वो proportional to R cube है, वॉल्यूम में भरा है ना चार्ज, तो इंटेंसिटी होती है Q by R square, तो वो R cube upon R square टाइप हो जाएगी, इसलिए इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू R आ रही है, समझे। अगर डिस्टेंस डबल हो गया ना तो चार्ज एनक्लोज हो जाएगा 8 टाइम्स। अगर अंदर रहते रहते आपने डिस्टेंस डबल कर दिया तो चार्ज हो जाएगा 8 टाइम्स, और इंटेंसिटी होगी Q by R square, तो 8/2 स्क्वायर 8/4, इंटेंसिटी डबल हो गई ना, डिस्टेंस डबल हो गया तो इंटेंसिटी भी डबल हो गई ना। अंदर इंटेंसिटी R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट नहीं है। ऐसा ही लिख दीजिए कि if Q is constant, then mostly E decreases with R. अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट पे हो तो आप यहां जाओ, चार्ज तो आप कांस्टेंट है ना। एक्सटर्नल पॉइंट पे जब आप हो तो चार्ज कांस्टेंट है, पर अगर आप इंटरनल पॉइंट पे यहां से यहां जा रहे हो तो चार्ज बढ़ रहा है। इंटरनल पॉइंट पे जा रहे हो तो चार्ज बढ़ रहा है। आई बात समझ में? हमें खैर रीजन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, इंटेंसिटी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस ये ध्यान देते हैं। और यहाँ तो रिजल्ट्स ग्रेविटेशन के ला सकते हैं। अर्थ के अंदर भी इंटरनल पॉइंट्स पे जो जी के फॉर्मूले थे वो सब यहाँ वैलिड होंगे, क्योंकि अर्थ भी सॉलिड मेटालिक स्फीयर टाइप का ही था। अर्थ के अंदर जो सिचुएशन थी पोटेंशियल की और इंटेंसिटी की, वो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से मैच करते हैं। वो लिख दीजिए, रिजल्ट्स ऑफ E ऑब्लिक V, रिजल्ट्स ऑफ E ऑब्लिक V in non-conducting sphere are similar to those for Earth. ये मत कहना कि अर्थ कंडक्टिंग स्फीयर है, हमें उसके मास में लिख दीजिए, बिकॉज मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम। ऐसा हम लोग कैलकुलेशंस के लिए मान के सवाल सॉल्व करते हैं। अर्थ से इसके रिजल्ट्स मैच करेंगे। सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी होगी? लिख दीजिए, सेंटर के लिए स्मॉल आर को 0 डाल दीजिए। सेंटर के लिए स्मॉल आर को 0, तो सेंटर पे इंटेंसिटी 0। सेंटर पे इंटेंसिटी 0। मैं इसका यूनिटरी मेथड दिखाता हूं आपको।
यूनिटरी मेथड, मैं कहता हूं सरफेस पे ये के क्यू बाय आर स्क्वायर है, ठीक है ना, यानी आर के डिस्टेंस पे ये के क्यू बाय आर स्क्वायर है, तो 1 के डिस्टेंस पे ये के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 1 बाय आर है, तो आर के डिस्टेंस पे ये के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर बाय आर होगी ना। यही तो फॉर्मूला आया था इंटरनल पॉइंट पे इंटेंसिटी का, यही तो फॉर्मूला आया था के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर, यही तो आया था। क्या बोलते हो भाई, सेंटर से आर के डिस्टेंस पे इतनी है तो 1 के डिस्टेंस पे इतनी है, और आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी देख ही चुके हैं, तो फिर आर के डिस्टेंस पे इतनी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के कारण हम ये रिजल्ट बोल सकते हैं, हमें याद करने में आसानी होगी कि भाई जो सरफेस पे होती है ना, आप ऐसा कर दीजिए उसके बाद, तो इंटरनल पॉइंट पे इंटेंसिटी आ जाएगी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे 4 स्टार दे दीजिए। इंटरनल पॉइंट पे इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिए। यूनिटरी मेथड फॉलो करिए, उतना ही काफी है। सिर्फ इतना भी ध्यान रख लेंगे कि अंदर फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो भी आप रिजल्ट तो आपको बड़ी आसानी से याद रह जाएगा। जब सरफेस पे क्यू बाय आर स्क्वायर है, तो कहीं अंदर के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर को स्मॉल आर बाय आर से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिटरी मेथड को ही बार बार ध्यान में लाओ, यही बोलो कि भाई यार सरफेस पे तो इतनी होती है और अंदर चाहिए तो बस ये फॉर्मूला। जी का भी यही बोलते थे, सरफेस पे इतना होता है और अगर कहीं अंदर चाहिए तो ऐसा बोलते हैं, और के लिए जी का भी फॉर्मूला ऐसे ही पढ़ाया जाता था। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको इसको लिख रहा हूं कि E at an internal point of a non-conducting sphere, हालांकि बार बार यूनिफॉर्मली चार्ज बोलो वही ज्यादा अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ, यही फॉर्मूला हम आपको दूसरे तरह से पढ़ा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ रो इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी होती है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको रो से पढ़ते हैं, RHO रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम अपॉन मीटर क्यूब। कि यूनिट मीटर क्यूब में कितना चार्ज ठूस के भर दिया है। रो के टर्म्स में हम ये डेरिवेशन दोबारा कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट भी कर सकते थे पर दोबारा डेरिवेशन ही कर लेते हैं। इंटरनल पॉइंट पर इंटेंसिटी रो के टर्म्स में डेरिवेशन फिर से कर रहा हूं, E into A is equal to charge per unit volume into the volume of the Gaussian surface upon epsilon naught। बस बात करता हूं, E into A is equal to charge per unit volume into volume of the GS। ये R square, ये R कैंसिल हो जाएगा, तो E और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर से खाली बचेगा रो R, और ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। इस पे 5 स्टार दे दीजिए। E का जो पूरा फॉर्मूला ऐसा आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इनटू R बाय R, इंटरनल पॉइंट पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, या ये फॉर्मूला खाली इतना। ये इंटरनल पॉइंट पे इंटेंसिटी के बारे में सारी बातें हो गई। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का नाम वो सवाल में कभी कभी दे देता है। कभी दो तरह के न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट करते हैं, कभी वो आपको टोटल चार्ज देगा कि वॉल्यूम के अंदर टोटल कितना इंक्लोज है, और कभी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दे देगा। रिजल्ट आपको दोनों अच्छे से ध्यान हो। ओके, ऑलराइट। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए वेरिएशन अगर ये स्फीयर है और इस पे चलो पॉजिटिव चार्ज है, तो सेंटर से सरफेस तक ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा। अर्थ में भी ऐसे ही बनाते थे, वेक्टर R यहाँ है और E भी आउटवर्ड्स होगी, तो E भी पॉजिटिव होगी। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, सही है। और बनाना हो, इस तरफ बनाना हो,
तो सेंटर से सरफेस तक बढ़ेगा फिर घटेगा, सेंटर से सरफेस तक बढ़ेगा, सेंटर पे 0, सेंटर पे 0, सरफेस पे मैक्सिमम और एक्सटर्नल पॉइंट पे प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इंटरनल पॉइंट पे प्रोपोर्शनल टू r। यहां मैं लिख लेता हूं e प्रोपोर्शनल टू r है, सिर्फ सेंटर पे 0 है, सिर्फ सेंटर पे 0 है। अब हम यहां नहीं ले सकते e0 क्योंकि यहाँ चार्ज भरा हुआ है ना, नॉन कंडक्टिंग है ना। अब तो यहाँ तुम्हें जरूर ये दिखा देना चाहिए, अगर तुम ये अंदर चार्ज दिखा रहे हो तो अंदर फील्ड 0 नहीं, अगर अंदर चार्ज नहीं है तो फिर सब जगह E0 है, या तो चार्ज होगा नहीं तो E0 होगा। सेंटर पे 0, सेंटर से सरफेस तक प्रोपोर्शनल है, सेंटर से सरफेस तक प्रोपोर्शनल है, और उसके बाद 1/r स्क्वायर के हिसाब से घट रही है, सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस पे मैक्सिमम, ठीक है। इसमें मैं आपसे पूछता हूं कि कितने पॉइंट्स पर E की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन लिख दीजिए, the magnitude of E for a uniformly charged sphere will be same at how many points? नॉन-कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन-कंडक्टिंग स्फीयर है, कितने पॉइंट्स पे इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा? ये ग्राफ ऐसा बनाया ना आपने, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम है, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ सेम है, यहाँ और यहाँ सेम है, ठीक है। तो एक इंटरनल पॉइंट और एक एक्सटर्नल पॉइंट, और दो इधर भी, दो इधर भी, मैग्नीट्यूड की अगर बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो जो मैग्नीट्यूड यहाँ है वही मैग्नीट्यूड यहाँ है, और जो मैग्नीट्यूड फिर यहाँ पर यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है। एक तरफ देखें, किसी एक ही तरफ देखें तो आपको दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे, दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। लिख दीजिए, टू सच पॉइंट्स लाई, टोटल 4 पॉइंट्स हैं, टू सच पॉइंट्स लाई इनसाइड एंड टू सच पॉइंट्स लाई आउटसाइड। टोटल ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जहां E का मैग्नीट्यूड सेम है, और जैसे यहाँ पर 10 न्यूटन पर कूलम है तो ये भी 10 न्यूटन पर कूलम है, ये भी 10 न्यूटन पर कूलम है, और ये भी 10 न्यूटन पर कूलम है। इस रीजन में 4 पॉइंट मिल जाते हैं जहां E का मैग्नीट्यूड सेम है, दो अंदर और दो बाहर, राइट। चलिए, अब तो हमने अभी तक आपको स्फीयर पढ़ाया, एक हॉलो स्फीयर, एक सॉलिड कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग, बस इतना ही पढ़ाया। और तीनों केसेस में चाहे हम सरफेस पे हो चाहे एक्सटर्नल पॉइंट पे हो, आंसर हर बार सेम था। बस नॉन कंडक्टिंग में इंटरनल पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 नहीं थी, वो ρr/3ε0 थी। अब हम आगे आ जा रहे हैं, हम आपको पढ़ाएंगे इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज या इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो पहले जरा एक लाइन लिख दीजिए, मीनिंग ऑफ इंफिनिटी, मीनिंग ऑफ इंफिनिटी या इंफिनिटी वर्सेस 0। तो लिख दीजिए, इंफिनिटी, इंफिनिटी एंड 0 आर रिलेटिव टर्म्स, इंफिनिटी एंड 0 आर रिलेटिव टर्म्स। ये सिर्फ रिलेटिव टर्म्स हैं। लिखिए, फॉर अ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, for a proton inside the nucleus, size of atom for a proton inside the nucleus, size of atom is infinity. बोल रहे हो यार। For a proton inside the nucleus, the size of atom is infinity. But for us, it is 0. For us, it is 0. पूरा size of atom 0 है, because we cannot see it till date. We cannot see it till date, even with the best of the instruments. हम एक atom को
उसके अंदर के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग अलग देख नहीं सकते आज तक भी। तो हमारे लिए प्रोटॉन जो है, न्यूट्रॉन जो है, न्यूक्लियस जो है, वो एटम है, वो जीरो है, वो जीरो है, उसका साइज वो जीरो है। और जो प्रोटॉन जो अंदर बैठा है उसके लिए एटम न्यूक्लियस है। अगर ये प्रोटॉन है ना, या ये न्यूक्लियस है, तो जो फुटबॉल ग्राउंड होता है उस साइज का एटम होता है। जो फुटबॉल ग्राउंड होता है उस साइज का एक एटम होता है। अगर आप न्यूक्लियस को एक बॉल पेन का हेड मान लें, एक बॉल पेन का हेड मान लें, तो जो फुटबॉल ग्राउंड होता है जिसका रेडियस 100 मीटर होता है, उतना बड़ा न्यूक्लियस होता है, एटम होता है। और हमारे लिए ये सब जीरो है, हमारे लिए तो जीरो से भी शायद छोटा है। खैर कोई खास मतलब नहीं है, इन्फिनिटी और ये सब एक रिलेटिव टर्म है। हम अपने कॉन्टेक्स्ट में ही आपसे बात करते हैं। मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, आप वही हेडिंग दे दीजिए, लिख दीजिए मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। तो लाइन ऑफ चार्ज से तो ये मतलब है कि एक पतली सी लाइन पर कुछ चार्ज है, इसे लाइन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इस पे ट्रेडिशनली एक ही तरफ चार्ज दिखा सकते हैं, आप दूसरी तरफ भी दिखा दीजिए, कोई बात नहीं। अब ये पॉइंट P है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, और ये डिस्टेंस R है। R परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। R पे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या नहीं, को हमेशा ध्यान देना चाहिए। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ये चार्ज की लेंथ है, इस लेंथ पे मैंने चार्ज दिया है। मैं ये पेन से इसकी बात कर रहा हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं ये पेन जो है ये इनफाइनाइट लेंथ का है। सही या झूठ? ये पेन इनफाइनाइट लेंथ का है। झूठ। झूठ। कौन बोल रहा है सही? झूठ। झूठ झूठ। हाँ झूठ। डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है। यहां से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए, ये इतना बड़ा है शायद कि मुझे इसका ये न और न छोर दिख नहीं रहा। It all depends on the observation point. If this R is much less than L, if this R is much less than L, then this distribution of charge is of infinite extent. ऐसा ही बस लिख दीजिए। If R is much less than L, then for this observation point P, for this observation point P, the charge distribution will be regarded as infinite. The charge distribution will be regarded as infinite. Okay? बस बात ये है, अगर इसको मैं यहां से देख लूं तो फिर ये इनफाइनाइट नहीं है, फिर छोटा सा। इसी को अगर R बहुत बड़ा है ना, ये तो ये जो चार्ज है, दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज। इसको अगर आप आके 10,000 किलोमीटर दूर से देख लें, then this should be and this will be treated as a point charge. ऐसा लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, if R is much less than greater than L, then the line charge is treated as a point charge. Then the line charge is treated as a point charge. ये सब relative terms हैं। इन्फिनिटी का हमारे लिए ये मतलब है, बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये अगर एक पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q और ये डिस्टेंस R है और ये L है, तो R यहाँ L से बहुत कम तो है, पर इस समय हम Q इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए इस चार्ज को इनफाइनाइट एक्सटेंट का नहीं कहते। ये लिख दीजिए, when point lies near one of the end of wire, the line charge, then the line charge is not regarded as of infinite extent. When you are near one of the end, अगर आप यहाँ हो तो ये वाला तो छोर नहीं दिख रहा मेरे को, पर ये वाला तो दिख रहा है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज हियर, ये नहीं दिख रहा, ये तो दिख रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं। बेसिक बात ये है कि R अगर मच लेस है तो बस ये इनफाइनाइट एक्सटेंट का है। ठीक है,
और ये एक थोड़ा एक्सेप्शन है जिसकी अभी कोई खास जरूरत नहीं है। लेटर ऑन कभी देखेंगे कि आप बाद में कहोगे कि साहब यहाँ भी r मच लेस देन l है, पर ये इनफाइनाइट एक्सटेंट का नहीं है, क्योंकि ये इसका ये एंड आपको दिख रहा है। जब आप यहाँ नियर वन ऑफ द एंड हो तो फिर ये इनफाइनाइट एक्सटेंट का नहीं है। बस अब आप ये हेडिंग दे दीजिए, डायरेक्शन ऑफ E, डायरेक्शन ऑफ E नियर near a line of charge, near a line of charge of infinite extent। खाली अभी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात भी करनी है हमें, पर अभी खाली डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ E नियर अ लाइन ऑफ चार्ज ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। ये एक लाइन ऑफ चार्ज है और बहुत पतली लाइन है मेरी, और ये पॉइंट P है जिसका लाइन ऑफ चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर पे मैं जोर दे रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है। और मुझे एक्चुअली इस पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालनी है, और डेरिवेशन में कर पाऊं उसके लिए मुझे पहले से डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो यार मेरा ये कहना है कि एक काम करो, लाइन चार्ज तो इस पॉइंट चार्ज से मिलके बना है। तुम सिर्फ पॉइंट चार्ज को जानते हो, तुम सिर्फ पॉइंट चार्ज को जानते हो। अगर इंटेंसिटी वगैरह पे चले गए तो इस चार्ज को मान लीजिए इस पे चार्ज dq है, इसके कारण यह इंटेंसिटी है मान लीजिए dE, ये एंगल थीटा है, आप इसे dE cos थीटा में और आप इसे dE sin थीटा में रिजॉल्व करेंगे। एक एलिमेंट्री सेक्शन मैंने मान लिया dq, उसके कारण यह फील्ड निकाल ली और dE को रिजॉल्व कर लिया। अब इसके आगे क्या करूं, क्या बोलते हो? ऐसा ही एक सिमेट्रिक सेक्शन यहां भी मानो, अगर ये वाकई इनफाइनाइट एक्सटेंट का है तो जैसा चार्ज वहां है उसका एक काउंटर पार्ट सिमेट्रिकल चार्ज इस तरफ भी होगा। जितनी फील्ड का, जितना E का मैग्नीट्यूड इसने पैदा किया है उतना इसने भी पैदा किया होगा। और अब क्या होगा, इसका DE आएगा, DE cos थीटा ऐड कर दोगे और DE sin थीटा कैंसिल कर कैंसिल हो जाएगा। पकड़ लिया आपने, बिल्कुल सही है। अब आप ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी एलिमेंट आप जब यहाँ लेंगे तो उसका एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको यहाँ भी मिल जाएगा, आप यहाँ लेंगे तो यहाँ भी मिल जाएगा। और अगर ये इनफाइनाइट एक्सटेंट का है तो जो भी एक सेक्शन आप वहां लेंगे उसका एक करस्पॉन्डिंग सेक्शन आपको यहाँ मिल ही जाएगा, और वो सब मिलके ये वाले परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट्स को कैंसिल कर देंगे, सबके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऐड होंगे। बस ऐसे ही डायरेक्ट लिख दीजिए और इसके बाद दोबारा कभी से पढ़ने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट बोल दीजिए कि बस each pair of charge about the line of symmetry, इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। each pair of charge about the line of symmetry cancels parallel components of E, cancels parallel components of E, तो बस perpendicular components of field created by all elementary charges, perpendicular components of elementary sections of field created by all elementary charges gets added up, ठीक है। बस अब आपको ये बताना है, सोच के आपको ये बताना है, मतलब आप तो डिसीजन तो हो गया फाइनल, पहले डिसीजन लिख दीजिए फिर बात करेंगे आगे। पहले डिसीजन ये लिख दीजिए कि अराउंड अ लाइन ऑफ चार्ज डायरेक्शन ऑफ E is everywhere perpendicular,
डायरेक्शन ऑफ ई इज एवरीवेयर परपेंडिकुलर। कुछ लग रहा है कि यार ये पेयर में ऐसा आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, बस इसके रिवीजन की ज्यादा जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपसे खाली ये पूछ रहा हूं कि ये फील्ड क्या यूनिफॉर्म है कि ये रेडियल टाइप फील्ड है। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे ना, इसका टॉप व्यू लेंगे, इस वायर को आप ऊपर से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो फिर फील्ड ऐसी होगी ना। ये फील्ड एक्चुअली यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ये रेडियल फील्ड है। यहां तो हमने बोला परपेंडिकुलर, यहां बोलेंगे तो परपेंडिकुलर, यहां बोलेंगे तो परपेंडिकुलर, यहां बोलेंगे तो परपेंडिकुलर। तो ऊपर से आपको देख रहे हैं तो आपको ये सारी वायर तो एक पॉइंट दिख रहा है, ऊपर से देख रहे हैं वायर तो एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ फील्ड ऐसी दिख रही है, यहाँ ऐसी दिख रही है, यहाँ ऐसी दिख रही है। ये जो फील्ड है ये रेडियल फील्ड, जो फील्ड है वो रेडियल है, क्योंकि जिस पॉइंट को भी आप ले लें, वायर को ज्वाइन कर दीजिए और उस पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। अगर आप यहाँ ले रहे हैं तो ये फील्ड है, अगर आप यहाँ ले रहे हैं तो ये फील्ड है, तो ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल थोड़ी ना है। ये लाइनें यहाँ ले रहे हैं तो ऐसी है, यहाँ ले रहे हैं तो ऐसी है, यहाँ ले रहे हैं तो ऐसी है, तो ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल थोड़ी है, यूनिफॉर्म फील्ड थोड़ा ही है, यूनिफॉर्म फील्ड थोड़ा ही है। बस अब इतना डिसीजन कर लेने के बाद जरूर हम आपसे फिर अब इसका डेरिवेशन करते हैं। हेडिंग ले दीजिए, बस ई अराउंड a cylindrical distribution of charge, E around a cylindrical distribution of charge of infinite extent, E around a cylindrical distribution of charge of infinite extent। ये जो लाइन चार्ज होती है इसको हम सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अगर ये ऐसा पतला सा एक सिलेंडर भी हो तो भी बहुत दूर से अगर आप देखोगे तो ये तो एक लाइन ही दिखेगा ना। सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये है और ये एसेंशियली एक लाइन चार्ज ही है, एक लाइन चार्ज ही है ये। अगर मैं वाकई बहुत दूर से इसको देखूंगा, क्या मतलब इसकी लाइन, ये लेंथ अगर बहुत ज्यादा है, लेंथ अगर बहुत ज्यादा है तो फिर मुझे ये एक पतली लाइन ऑफ चार्ज ही दिखेगी। भले इसका एक न्यूमेरिकल में हमने रेडियस 1 मिलीमीटर दिया था और यहाँ शायद 50 सेंटीमीटर लिया था पॉइंट, तो ये 1 मिलीमीटर इज एज गुड एज नथिंग। ये सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लाइन ऑफ चार्ज एंड सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एक ही बात है बस। अब ये पॉइंट P है और इसका डिस्टेंस R है। अच्छा, उन्होंने एक चार्ज मुझे दी हुई, ये बोला हुआ एक लाइन लिख दीजिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द लाइन ऑफ चार्ज इज लैम्डा कूलम पर मीटर। इसकी यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा है, इसकी यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे हम बोल सकते हैं कि साहब इस पे तो चार्ज है Q कूलम पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऐसा सवाल किया था हमने। बस अब क्या करना है, हमें P से गुजरने वाली एक गॉसियन सरफेस बनानी है। तो पहले तो यही लिख दो, थिंक ऑफ अ प्रॉपर GS, थिंक ऑफ अ प्रॉपर GS through P which has symmetry with respect to the charge distribution, which has symmetry with respect to the charge distribution। ठीक है, सिमेट्री के लिए पहली बात जरूरी ये है कि R सेम होए, तभी तो वो कुछ Q/R² जो भी था वो अप्रोक्सीमेटली शायद जो भी था वही सेम आएगा। सरफेस ऐसी होनी चाहिए, सरफेस ऐसी होनी चाहिए जिसके हर पॉइंट का यहां से डिस्टेंस सेम हो, तभी तो उसके हर पॉइंट पे ही सेम आने की संभावना है।
तो इसकी सिमेट्री काय में होगी? क्या मैं पी से गुजरने वाला कोई स्फीयर इमेजिन कर लूं? अगर ये खुद एक सिलेंडर है पतला सा, तो इसकी जो सिमेट्रिक जीएस होगी वो भी एक सिलेंडर होगी। सिलेंडर की सिमेट्री तो सिलेंडर में होगी, स्फीयर की सिमेट्री तो स्फीयर में होगी। तो बस डायरेक्ट लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए सिमेट्रिकल जीएस थ्रू पी, symmetrical GS through P is a concentric cylinder. Symmetrical GS through P is a concentric cylinder of radius R. Is a concentric cylinder of radius R. ये मैंने पूरा इसके आसपास एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया, ये पूरा इसके आसपास एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया, और ये भी बोल देते हैं कि लेंथ ऑफ द सिलेंडर भी है। इनको और बड़ा इमेजिन कर सकते हैं, ये और बड़े हैं, लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है, ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट है। एक लेंथ L का सिलेंडर इमेजिन कर लीजिए। यार ये सिलिंड्रिकल है, तो इसकी सिमेट्री एक सिलेंडर में ही तो आएगी। ये R, ये R, ये R तभी तो बराबर आएंगे सभी डायरेक्शन में। ये सिलेंडर है, यहाँ डिस्टेंस R, यहाँ डिस्टेंस R, यहाँ डिस्टेंस R बराबर होना चाहिए, तो सिलेंडर का ही तो बना हो। मैं इसमें गॉस थ्योरम लगाना चाहता हूं, तो ये मुझे क्लोज्ड जीएस बनानी पड़ेगी। अभी तो मैंने ये सिलेंडर लिया है जो कि ओपन सरफेस है, अब मैं इसमें ढक्कन भी लगा रहा हूं, ये मैंने इसको ढक दिया। लिख दीजिए, to make it a closed GS, to make it a closed GS, imagine two plane lids on the circular faces. वहां दो प्लेन लिड्स भी हैं, ढक्कन है, वो जो सर्कुलर फेस थे उन पर, ठीक है। अब आपको जीएस तो आपने बना ली, अब आपको एक्चुअली खाली इतना नहीं है कि E into A is equal to Q by epsilon naught। अभी थोड़े स्टेप्स बढ़ेंगे। अब है फाई, ये वाला ढक्कन, फाई प्लेन सरफेस P1 है, ये फाई ये वाला, अगर ये P2 है प्लस फाई P2, प्लस अगर ये कर्व सरफेस है प्लस फाई CS is equal to चार्ज इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं फ्लक्स को Q by एप्सिलॉन नॉट से लिख रहा हूं। अभी तक मैं स्फीयर से डील कर रहा था, तो एरिया 4 पाई r स्क्वायर वगैरह था, पर अब मैं ये वाली क्लोज जीएस है जिसमें एक कर्व सरफेस है और दो प्लेन सरफेसेस हैं। हम तो बोलते थे कि गिवन बॉडी को आप नंबर ऑफ प्लेन सरफेसेस और कर्व सरफेसेस में डिवाइड कर लीजिएगा। तो दिस इज अ कर्व सरफेस, this is a plane surface and this is a plane surface, and total flux is equal to charge enclosed upon epsilon naught। मुझे पहले phi p1 बता दीजिए। जीरो जीरो phi p2 बता दीजिए। जीरो जीरो न्यूट्रल फ्लक्स। यार ये जो फील्ड जाएगी इधर, ऐसी रेडियल तो होगी, ऐसी रेडियल तो होगी, पर ये तो इसको छू के जाएगी ना, नीचे वाली फील्ड तो इधर घुसेगी नहीं। यहाँ जो चार्ज है उसी, यहाँ जो चार्ज है इसी की फील्ड बस ऐसे जाएगी, वो तो न्यूट्रल फ्लक्स है। फ्लक्स ऐसे फैलती है, अपने ही प्लेन में फ्लक्स ऐसे फैलती है, ऐसे ऐसे फैलती है, ये न्यूट्रल फ्लक्स है। यहाँ की फील्ड वहां से तो गुजरती नहीं है, ऐसे ही जाती है, बस बात खत्म। कर्व सरफेस की फील्ड बताइए। अगर यहाँ E का मैग्नीट्यूड E है तो E A, और एरिया कितना ले लूं? 2 पाई RL। हाँ, सिलेंडर का, शाबाश, 2 पाई RL। वो मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि ये फील्ड हर जगह ऐसी है, रेडियल फील्ड है, इसलिए इसके हर पॉइंट पे E परपेंडिकुलर है। ये एरिया है 2 पाई RL। ये इसका जो कंप्लीट एरिया है ना, इसकी जो कंप्लीट वॉल्यूम है, इसकी जो कंप्लीट वॉल्यूम है, उस पूरी वॉल्यूम में से E इज एवरीवेयर नॉर्मल, रेडियल फील्ड है, इसलिए मैं ये पूरा एरिया ले सकता हूं, कर्व सरफेस एरिया। खैर, अब फाइनली मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। 2 पाई RL, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इनटू E। अब इसके अंदर, अब मैंने पहले तो ये LHS ध्यान से देख लिया, अब एक ही चीज ध्यान से देखनी है, Q inside the Gaussian surface. This is my Gaussian surface. What do you think is the charge enclosed inside the GS? बोलिए। लैम्डा बाय एल। लैम्डा इनटू एल। लैम्डा L into L। लैम्डा।
charge per unit length into the length of the Gaussian surface, ये आंसर आ जाएगा। L is, मैं लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस नहीं कह रहा, L is the length of the line charge trapped inside the GS. L is the length of the line charge trapped inside the GS. मुझे GS की लेंथ से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस लेंथ से मतलब है। मुझे निकालना है GS के अंदर चार्ज कितना है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू ये लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू ये पूरी लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई किया, चार्ज ट्रैप्ड आ गया। अब वो पिछला वाला सवाल जो हमने लास्ट क्लास में किया था, आपको अपने आप ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस अब तो आंसर आ जाएगा। L कैंसिल हो गया, यहाँ से L कैंसिल हो गया। E का फॉर्मूला है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाय r। पर मुझे तो हमेशा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही पसंद आता है, इसलिए मैं इसे फॉर्मूला हमेशा ये लिखूं। बाय चांस कभी सीजे स्टूडेंट्स को लिखना पड़ा तो आप इस पूरे को 1 उड़ा दोगे। मैं E को डायरेक्टली K के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो मुझे फॉर्मूला यही पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं तो इसी पे ध्यान देता हूं। E का फॉर्मूला है 2 लैम्डा बाय r, 2 लैम्डा बाय r। पास हो जाए, इसकी फ्लक्स जीरो, इसकी फ्लक्स जीरो, इसकी फ्लक्स है E into 2 pi RL, and this is equal to charge on this length upon epsilon 0. Charge per unit length into length inside is equal to charge inside. ऐसा लिख लेता हूं, charge per unit length, charge per unit length into length inside is equal to charge inside. Charge per unit length into length inside is equal to charge inside. आपको बस ये फॉर्मूला किसी तरह याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रहे ज्यादा तो आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। डेरिवेशन ज्यादा ये वाला शायद आप ना करें, आप रिजल्ट याद रखिए। रिजल्ट याद रखने के लिए मैं बोल देता हूं कि एक ही वायर की ये फील्ड है, एक वायर यानी एक पैर, 2 वायर होते तो 2 पैर होते। ये एक वायर की फील्ड है, तो लंगड़ा है वो, एक पैर का है ना, लंगड़ा है, हम उसको बोल रहे हैं तू लंगड़ा यार। चिड़ाविड़ा रहे हैं, ई कर रहे हैं, तू लंगड़ा यार। ठीक है, ऐसे कुछ आप शायद याद कर सकते हैं। और बाय चांस की बात है कि अगर ये एक सेमी सर्कुलर रिंग होती और इस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती, तो इसके सेंटर पे भी इंटेंसिटी का एकदम यही फॉर्मूला है, इस डायरेक्शन। ये हमने एक बार डिराइव किया था। इससे रिलेट कर सकते हैं कि आंसर दोनों के सेम है। अगर ये आर्क है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री नहीं है, तो ये आंसर नहीं आता। लाइन चार्ज में तो हमेशा वैलिड है, बशर्ते वो इनफाइनाइट लेंथ की होनी चाहिए। पर बाय चांस ये फॉर्मूला हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने आपको इसे रिकॉल करा दिया। सिंगल वायर के लिए या सेमी सर्किल के लिए, सिंगल वायर के लिए या सेमी सर्किल के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 2 लैम्डा यार। इसे हर बार 2 लैम्डा यार ही बोलिए। फॉर्मूले बहुत सारे हो जाते हैं और आप उन्हें भूल जाते हैं, इसलिए ऐसा कुछ तो भी नाटक अपने हिसाब से करते रहिए, जरूरी है। रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए, आपकी मर्जी। अगर आप डेरिवेशन में बहुत कंफर्टेबल हैं, आपने अगर इसका 15 बार 20 बार डिराइव कर लिया, थोड़े थोड़े इंटरवल पे, कुछ 15-15 20-20 दिन में आप इसे एक बार डिराइव करते रहे, तो फिर इवेंचुअली आपको किसी तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रहेगा। पर फिर पूरा डेरिवेशन कई बार करिए, डेरिवेशन पूरा आपको इन फ्लैश नजर आ जाए, दिखेगा 0 + 0 + e * 2 pi RL = लैम्डा * L / एप्सिलॉन नॉट। ऐसा अगर आप 20 25 30 बार आप बोलेंगे तो फिर आपको 2 लैम्डा यार बोलने की जरूरत नहीं है। पर फॉर्मूले बहुत सारे हो जाते हैं और आप उन्हें नहीं संभाल पाते। मेक सम स्पेशल एफर्ट, ऐसे आसानी से नहीं होगा ये। अब फाइनली मैं जा रहा हूं, पहले तो डायरेक्शन देख लेता हूं। अगली नेक्स्ट हेडिंग है मेरी
direction of P due to a sheet of charge of infinite extent. Of infinite extent. अब इनफाइनाइट एक्सटेंट से ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि साहब इतनी बड़ी शीट हो जो कि पाताल से लेके आसमान तक जाती हो। बस ऐसी कोई भी शीट जिसके आपको डायमेंशंस नहीं दिए उसको आपको झक मार के इनफाइनाइट कंसीडर करना है। Now this board is a sheet और इस पे अगर मैं चार्ज दे दूं तो दिस इज अ शीट ऑफ चार्ज, और अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरे से काफी करीब है तो ये इनफाइनाइट एक्सटेंट है। अगर आपको ये क्लियर दिया है कि r इज मच मच लेस देन l, ऑब्जर्वेशन पॉइंट काफी करीब है, तो ठीक है, यू हैव अ रीजन टू से दैट दिस इज ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट व्हेन r इज मच मच लेस देन l। बट प्रैक्टिकली अगर क्वेश्चन में उन्होंने ना r दिया है ना शीट डायमेंशंस दिए हैं तो आप झक मार के उसे इनफाइनाइट एक्सटेंट ही मानोगे। अगर कुछ डेटा दिया हो तो फिर जरूर हम सोच सकते हैं। ये साफ लिख दीजिए आप कि पहली बात तो ये लिख लीजिए कि a small sheet can also be considered to be a sheet of infinite extent. A small sheet can also be considered to be of infinite extent with respect to the observation point. With respect to the observation point, ये जो शीट है ये इनफाइनाइट एक्सटेंट की मानी जा सकती है अगर जो ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है वो इससे बिल्कुल चिपका हुआ 1 माइक्रोमीटर पे ही चिपका हुआ है। अगर ये बहुत बिल्कुल यही चिपका हुआ है, एकदम चिपका हुआ है, यहाँ से आपको शीट के ओर छोर नहीं दिखेंगे तो ये तो सब तरफ इन्फिनिटी तक जा रही है, तभी तो आपको पूरी दिख नहीं रही। अर्थ की सरफेस पे आप खड़े हो जाते हैं, प्लेन ग्राउंड में सी के बाहर भी खड़े हो जाएं, बीच पे भी खड़े हो जाएं, तो भी आपको बस जहां तक जाते हुए दिखता है वो आपके लिए इनफाइनाइट है, क्योंकि आपको उसको छोड़ नहीं दिख रहा। ज्यादा काम की बात यह है कि when things have been not quantified, they have not been substantiated by some mathematical information, you are not left with any other choice except then considering it to be of infinite extent. ऐसे लिख दीजिए, in absence of mathematical information, in absence of any mathematical information, we will always have to consider the given line of charge or the given sheet of charge to be of infinite extent, ठीक है। बस वो जो लाइन ऑफ चार्ज आपने पढ़ी थी ना, उसके लिए अपन एक ग्राफ बना सकते थे, क्योंकि 2 लैम्डा बाय r है इसलिए इसको आगे ग्राफ बना दीजिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो लाइन ऑफ चार्ज था उसका ये ग्राफ छूट गया, वो ये बना लीजिए। वेरिएशन r0 है तो ये करीब करीब इनफाइनाइट है, बड़ा क्लियर 1 बाय r है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनवर्स रिलेशन। उम्मीद तो है कि दूरी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी घटेगी, वहां पे ये रिलेशन था। अब खैर मैं शीट ऑफ चार्ज के बारे में भी आपको यही कह रहा हूँ कि यार जब तुम एक ही केस पढ़ रहा है इनफाइनाइट एक्सटेंट का, और अगर कोई डेटा नहीं दिया तो झक मार के मानिए कि ये इनफाइनाइट एक्सटेंट का ही है, क्योंकि अगर ये कोई और केस है तो हमें इसको पढ़ाया ही नहीं गया है। अब मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि भाई यहाँ मुझे फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो फिर वही बात है कि यहाँ एक एलिमेंट्री सेक्शन और यहाँ एक एलिमेंट्री सेक्शन की फील्ड इमेजिन करिए, और ये कंपोनेंट्स फिर कैंसिल हो जाएंगे और ये कंपोनेंट्स फिर ऐड हो जाएंगे। आप कोई भी सेक्शन यहाँ ले लीजिए, आप यहाँ एक चार्ज लेंगे आपको इधर भी एक ऐसा चार्ज मिल जाए, पूरा स्पेस में सब तरफ से ऐसा ही होने वाला है। बस आप डायरेक्ट लिख दीजिए बिना किसी और ज्यादा डिस्कशन के कि E is everywhere perpendicular to the sheet of charge. Is everywhere perpendicular to the sheet of charge. ठीक है, तो लाइन चार्ज के लिए भी E परपेंडिकुलर थी, क्योंकि यही वाले कंपोनेंट ऐड होंगे तो सिमेट्री के मारे सबका असर यही आने वाला है।
बाकी सारे पैरेलल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, पैरेलल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। बस अब हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। तो पहला बस वही है कि E around a sheet of charge of infinite extent, पहली बात तो यही है कि when nothing mentioned, फिर से वो प्रॉब्लम तो है ही कि ये शीट मेटल की है कि प्लास्टिक की है, कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है। when nothing mentioned, take it to be non conducting। अगर मेटालिक शीट होगी तो उसको बताना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं बताया है तो हम उसे नॉन कंडक्टिंग मानेंगे। ये हमने स्फीयर में भी किया था, कुछ नहीं बताया तो नॉन कंडक्टिंग मानेंगे। और दूसरी बात है कि उसने अब हमें सिग्मा दिया हुआ होगा, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहले चार्ज एक लेंथ के अराउंड था, ये चार्ज पर यूनिट एरिया है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया है और इसकी यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर है। अब न्यूमेरिकल्स में सिग्मा दिया होगा, सिग्मा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप इसे नॉन कंडक्टिंग शीट मान लीजिए। और नॉन कंडक्टिंग में मालूम है क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग में ना चार्ज एक ही तरफ रहता है, जहां आपने चार्ज दिया है कि वो दूसरी साइड नहीं आ पाता। अगर आपने ये बाजू चार्ज दिया है ना, इधर चार्ज दिया है ना, तो वो यहीं स्टे करेगा, क्योंकि लकड़ी है ना, प्लास्टिक है ना, चार्ज बह के यहाँ नहीं आएगा। नॉन कंडक्टिंग में, नॉन मेटालिक में चार्ज बह नहीं सकता, तो जहां आपने दिया है वहीं रहेगा। और हमने एक ही सरफेस पे चार्ज दिया है, लिख दीजिए ये सिग्मा, चार्ज इज प्रेजेंट ओनली ऑन वन सरफेस। नॉन कंडक्टिंग में हमने चार्ज एक ही सरफेस पे दिया है, यही हम इमेजिन करते हैं। अब इसके आसपास एक पॉइंट P है r के डिस्टेंस पे, जहां मुझे E निकालनी है। We have to determine intensity at P। हमें P पे इंटेंसिटी निकालनी है। सबसे पहला स्टेप क्या है बताइए? GS ड्रॉ कर। Yes, think of a proper GS। ऐसा लिख दीजिए, think of a proper symmetric equidistant GS। think of a proper symmetric equidistant GS और जवाब दीजिए क्या हो सकता है? शीट। कंसेंट्रेट। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, नमस्कार, शाबाश। यार स्फीयर की सिमेट्री स्फीयर में होगी, सिलेंडर की सिमेट्री सिलेंडर में होगी, तो एक शीट की सिमेट्री शीट में ही होगी। यहां से आपको एक शीट इमेजिन करनी पड़ेगी। अगर ये शीट ऑफ चार्ज है तो सिमेट्री के लिए यही एक शीट होनी चाहिए। इट शुड बी, शीट अपना भी बोले तो इट शुड बी अ प्लेन। डिस्टेंस सारे बराबर होने चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। लिख दीजिए, symmetry of a sheet can only be in a sheet, in a plane sheet। शीट की सिमेट्री एक प्लेन शीट पे ही हो सकती है। इसलिए अब आपको क्या करना चाहिए, यहां से गुजरने वाली आपको एक शीट इमेजिन करनी चाहिए। वो हम आसानी के लिए एक सर्किल ले लेते हैं। ये शीट ऑफ चार्ज है, इसकी सिमेट्री के लिए, इसकी सिमेट्री के लिए मैं ये ले लेता हूं और एक सर्किल ले लेता हूं। और अब इससे मेरे को ये तो एक फेस मिला है, मुझे इसे कंप्लीट जीएस का पार्ट बनाना है। ये जीएस का एक पार्ट है। जरूर अब क्या होगा, जरूर आप एक मिनट साइड से क्लोज कर देंगे। हाँ, पहले तो मैं ये कहूंगा, पहले तो मैं कहूंगा कि आप इसका एक सिलेंडर बना लीजिए, एक सिलेंडर बना लीजिए ऐसा, और बाद में साइड से क्लोज कर दीजिएगा। भाई इसकी सिमेट्री एक शीट में है। अब इसको क्लोज जीएस बना का एक पार्ट बनाना है।
तो जैसा यहाँ है वैसा यहाँ भी इमेजिन कर लीजिए और फिर इसको कंप्लीट ये कवर कर दीजिए। जैसी शीट एक तरफ है, सिमेट्री के लिए जैसी एक तरफ शीट है वैसी दूसरी तरफ भी शीट लाइए और क्लोज बनाने के लिए फिर आप उसका एक सिलेंडर ही बना दीजिए। ये तो आंसर है, बस सीधे लिख सकते हैं कि GS इज अ सिलेंडर perpendicular to sheet of charge। वो जो लाइन चार्ज मैंने पढ़ाया था ना, लाइन चार्ज में मुझे बोलना चाहिए, वहां ऐड कर लीजिए कि GS इज अ कोएक्सियल सिलेंडर। लाइन चार्ज में भी GS एक सिलेंडर था पर वहां कोएक्सियल था और यहाँ परपेंडिकुलर है, लेटा हुआ सिलेंडर है। लाइन चार्ज में भी GS एक सिलेंडर था पर वो कोएक्सियल सिलेंडर था और यहाँ ये लेटा हुआ सिलेंडर है और मैं इसका एरिया A मान लेता हूं और इसका एरिया A मान लेता हूं। ठीक है, तो ये तो डिसाइड हो गया कि GS क्या है। GS जो है वो एक लेटा हुआ सिलेंडर है। अब मुझे GS के जो तीन फेस, GS का एक प्लेन एरिया ये है, एक एरिया ये है और एक कर्व सरफेस है क्योंकि सिलेंडर है। मुझे इसकी टोटल फ्लक्स निकाल के Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट करना है। मैं यहाँ पर इंटेंसिटी अगर E मान लेता हूं तो ये तो मुझे पता है कि E यहाँ पे तो ऐसी है। अब यहां नहीं समझ में आ रहा कि मैं E मार्क करूं भी या नहीं करूं। इस तरफ चार्ज, इस तरफ है चार्ज, इस तरफ है, ये सिलेंडर में बना चुका हूं। इस तरफ E है या नहीं है? नहीं है। इधर तो E है। अगर एक पॉइंट चार्ज भी होता है ना तो उसकी फील्ड भी दुनिया में हर तरफ फैलती है। तो इसकी फील्ड भी यहाँ ऐसी जरूर फैलेगी, आउटगोइंग, ये भी आउटगोइंग। यहाँ पर जो चार्ज है उसमें जो बीच में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है पर वो पतला सा है। तो इनसाइड दी नॉन कंडक्टिंग शीट भले ही थोड़ी फील्ड कुछ हो सकती है, पता नहीं क्या, पर उसके बाद इसके जस्ट इधर तो अच्छी खासी फील्ड होती ना यार। E का कोई इंसुलेटर नहीं है। करंट का इंसुलेटर तो होता है, E का कोई इंसुलेटर नहीं है। E को कोई नहीं रोक पाएगा। E यहां भी जाएगी और यहां भी जाएगी। बोल दीजिए देयर इज नो नॉन इंसुलेटर ऑफ E। E का कोई इंसुलेटर नहीं है। बिजली गिरेगी आसमान से, एयर बैग कंडक्टर है, उसमें से भी होती हुई आपकी खोपड़ी पे टपक जाएगी। E का कोई इंसुलेटर नहीं है। E तो बहेगी, वैक्यूम में से भी बहेगी। जब एक पॉइंट चार्ज भी इस तरह फील्ड पैदा करता है, इधर भी करता है, तो ये चार्ज भी यहाँ पैदा करेगा और ये भी ऐसी फील्ड पैदा करेगा। ये भी आउटगोइंग है। अब मैं शायद phi1 + phi2 + phi3 तो लिख लूंगा, LHS तो लिख लूंगा। जरा पहले Q एनक्लोज सोच लूं। बताओ Q एनक्लोज। सिग्मा इंटू एरिया। यस, A सिग्मा। यस। ये जो एरिया यहाँ पे जो ट्रैप हुआ है ना इसका, ये सिलेंडर इस शीट में से गुजर रहा है, ये सिलेंडर इस शीट में से थ्रू एंड थ्रू जा रहा है। तो शीट का वो पोर्शन जो सिलेंडर के अंदर ट्रैप हो गया है, उस पे जो चार्ज है वो सिलेंडर के अंदर चार्ज एनक्लोज है। मेरे को सिलेंडर के अंदर चार्ज एनक्लोज देखना है। ऐसा आप एक लाइन लिख लो, द चार्ज विच रिसाइड्स ऑन द एरिया ऑफ द शीट, द चार्ज which resides in the area of sheet enclosed inside the cylinder, enclosed in the cylinder is equal to the charge enclosed inside the GS, is equal to the charge enclosed inside the GS। अब phi P1, ये अगर P1 है तो ये P2 है तो, और अगर ये कर्व सरफेस है तो ये कर्व सरफेस है तो phi P1 phi P2 plus phi curved surface is equal to Q enclosed upon epsilon naught is equal to E into A upon epsilon naught। phi P1 बताइए कितना है? ये आउटगोइंग है EA। phi P2 कितना है? -E है। प्लस E है, आउटगोइंग है। एक एरिया भी बदल गया, आउटगोइंग ये भी है, आउटगोइंग ये भी है। ये ऐसी फील्ड नहीं है, ये वाला केस नहीं है कि यहां से फील्ड आ रही है। इसके लिए -E होता था, ये +E होता था।
और ये भी प्लस ये है और ये भी प्लस ये है, वो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 वाले सवाल को ध्यान दीजिए, ये आउटगोइंग है। एक तो फील्ड केवल एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ है। दूसरे यहाँ पे ये आउटगोइंग है और कर्व सरफेस की फ्लक्स कितनी है? 0, क्योंकि ये कैसी होगी? न्यूट्रल। दिस इज इक्वल टू EA अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A upon epsilon naught. This is equal to sigma A upon epsilon naught. और अब A कैंसिल हो गया तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन को एक बार फिर से देख लीजिए। इसकी फ्लक्स है E है आउटगोइंग, इसकी भी फ्लक्स E है आउटगोइंग, और कर्व सरफेस की फील्ड है 0 क्योंकि न्यूट्रल फ्लक्स है। और जो चार्ज एनक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, जो चार्ज एनक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, जो चार्ज एनक्लोज्ड है बस वो इस एरिया का चार्ज है। शीट का इतना एरिया सिलेंडर के अंदर फंसा हुआ है, बाकी तो जाने दीजिए बाहर का चार्ज। बाहर के चार्ज से हमें कोई मतलब होता भी नहीं है, बाहर के चार्ज से हमें कोई मतलब होता भी नहीं है। शीट का वह एरिया जो सिलेंडर के अंदर ट्रैप हो गया है वो ये है। इस पे जो चार्ज है वही गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है और वो सिग्मा A है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये आ गया, बस ये रटना है आपको। डेरिवेशन बहुत खास नहीं है, रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहां? इधर अगर पूछेगा तो मैं बोलूंगा ये डायरेक्शन, इधर बोलेगा तो ये डायरेक्शन। डायरेक्शन को जरा आपको ध्यान से आई कैप या जे कैप या के कैप या माइनस आई कैप या माइनस जे कैप या माइनस के कैप कुछ कहना पड़ता है। डायरेक्शन को आपको ध्यान से देखना पड़ता है। फॉर्मूला याद करने की कोशिश करिए। इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में ये है कि इसके फॉर्मूले में आर आता ही नहीं है। मतलब फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? ये पहली चीज है, ये इकलौती चीज है जो आज तक यूनिफॉर्म। जिसकी फील्ड यूनिफॉर्म है। लिख दीजिए, फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म। फील्ड ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज एट नियरबाई पॉइंट्स is uniform. Field due to a sheet of charge at nearby points is uniform. ठीक है? इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड ना करे ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है। इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड ना करे ये पॉसिबल नहीं है, परंतु हम यहाँ अप्रोक्सीमेटली फील्ड को यूनिफॉर्म मान ले रहे हैं, वो भी केवल उन पॉइंट्स के लिए जो शीट ऑफ चार्ज के काफी करीब है। लिख दीजिए, here E is being considered as uniform. Here E is being considered as uniform approximately, and only for those points, which lie close to the sheet of charge. केवल जो नियरबाई पॉइंट्स हैं, only for those points, फिर से लिखिए, only for those points for which the sheet of charge can be regarded as of infinite extent. केवल उन पॉइंट्स के लिए ये बात सही है जिनके लिए शीट ऑफ चार्ज को आप इनफाइनाइट एक्सटेंट का मान सकते हैं। Only for those points for which the sheet of charge can be regarded as of infinite extent. फिर यहां तक के फॉर्मूलों की हम जरा एक मिनट समरी लिख लें। अगर पॉइंट चार्ज है तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर डाइपोल है तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है, 2p/r³ या p/r³। उसके बाद मैं क्वाड्रपोल की बात तो नहीं कर रहा, ये पॉइंट चार्ज हो गया। फिर आज लाइन चार्ज पड़ी 2 λ/r प्रोपोर्शनल टू 1/r, और फिर ये शीट ऑफ चार्ज पड़ी तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू r⁴। और वो स्फीयर्स पढ़ रहा था मैं, स्फीयर में भी अगर कहीं आ रही थी या तो 0 आ रही थी, नहीं तो स्फीयर तो पॉइंट चार्ज के जैसा ही है। पॉइंट चार्ज नहीं लिख देता हूं, पॉइंट चार्ज या स्फीयर्स एक्सटर्नल पॉइंट वगैरह पे।
या पॉइंट चार्ज है या स्फीयरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, स्फीयरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये अब तक की हमारी समरी है। यहां इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही, कहीं आर आ रहा है, कहीं आर स्क्वायर आ रहा है नीचे, कहीं आर क्यूब आ रहा है, कहीं आर जीरो आ रहा है। ये सब आपको बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे। इसमें एक आखिरी डिस्कशन आज की क्लास का हम और कर रहे हैं, और वो है E ड्यू टू अ कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज। कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज यानी मेटेलिक। E ड्यू टू कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज, इसको मैं खैर गॉस लॉ से नहीं कर रहा, ज्यादा सिंपली कर देता हूं। कंडक्टिंग शीट में क्या होता है कि यदि आप इधर Q देके आते हो ना, एक तरफ Q देते हो, तो भी इसमें दोनों तरफ चार्ज Q/2 बढ़ जाता है। ऐसा होता है। ऐसा लिख दीजिए कि चार्ज फ्लोस टू द अदर साइड एज वेल, चार्ज फ्लोस टू द अदर फेस एज वेल बीइंग कंडक्टिंग। चार्ज के बहने का रास्ता है तो चार्ज दूसरी साइड भी चला जाता है। चार्ज के बहने का रास्ता है तो चार्ज दूसरी साइड भी चला जाता है। अच्छा, तो समरी बनाई थी आप, उसमें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी ऐड कर लीजिए इंटरनल पॉइंट्स पे। तो जो समरी आपने बनाई थी उसमें इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू आर भी आती है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इंटरनल पॉइंट पे E प्रोपोर्शनल टू आर भी आती है। ओके, अभी क्या मेटेलिक अगर शीट है तो आप एक तरफ चार्ज दोगे तो दूसरी तरफ भी आ ही जाएगा। अब असली बात हमारे डेरिवेशन की एक ही लाइन काफी है, उससे सारी कहानी खत्म हो जाएगी, हमें गॉस लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लाइन लिख दीजिए, अ कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज, अ कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज कैन बी considered to be made up of two non-conducting sheets of charge. Conducting sheet of charge may be considered to be made up of two non-conducting sheets of charge. May be supposed to be made up of two non-conducting sheets of charge. बात खत्म। ये जो कंडक्टिंग शीट है ना, जिसके दोनों तरफ चार्ज है, उसको हम दो नॉन कंडक्टिंग शीट से मिलकर मान सकते हैं। ये ऐसा, ये शीट कितनी भी पतली हो, आप बस उसके एक फेस ये मान लीजिए और एक फेस ये मान लीजिए। और अगर ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की है तो यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज तो जा ही नहीं सकते, बीच में तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। ये दो नॉन कंडक्टिंग शीट से मिलकर बनी है, ऐसे मान लीजिए। एक नॉन कंडक्टिंग शीट है और एक नॉन कंडक्टिंग शीट ये है, और चार्ज हमेशा आउटर साइड पे रहता है। अंदर चार्ज अगर एक ही तरफ चार्ज है तो वो नॉन कंडक्टिंग, और अगर दोनों तरफ चार्ज है तो वो कंडक्टिंग। अब हम बात कर सकते हैं E at internal point of conducting sheet of charge. Conducting sheet of charge. पहली बात तो ये मान लीजिए कि let sigma be the charge density on each face. ये काफी ध्यान देने लायक बात है। मान लेते हैं कि सवाल में हमें क्लियर बता दिया गया था कि इसमें भी अलग से चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी गई है, और इसका भी जो Q/A है, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो सिग्मा है। शीट ऑफ चार्ज है ना, शीट ऑफ चार्ज को अगर आप एकदम सामने से देखेंगे तो बस आपको एक लाइन दिखेगी, थोड़ा टिल्ट करेंगे तो थोड़ा शीट दिखेगी, वरना बस आपको एक लाइन दिखेगी। ये मैंने तो लाइन से डिनोट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखूंगा, और इसकी फील्ड खाली इस तरफ नहीं होती, इस तरफ भी होती है। इस तरफ चार्ज हो या ना हो, पर फील्ड तो सब जगह होती है। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो रिजल्टेंट फील्ड कितनी आ जाएगी इंटरनल पॉइंट पे? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्टेंट आ जाएगी। इस नॉन कंडक्टिंग के कारण यहाँ फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, और इस नॉन कंडक्टिंग के कारण यहाँ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, रिजल्टेंट फील्ड 0। और बात तो तय है कि मेटल चाहे किसी भी शेप का हो, मेटल के अंदर रिजल्टेंट फील्ड हमेशा 0 ही होती है।
अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन डेवलप हो चुकी है तो लिख दीजिए, ये बात हम जानते हैं कि इनसाइड मेटल of any shape and any charge distribution, resultant field is always zero. Resultant field is zero always in the condition of electrostatics. मेटल किसी भी शेप का हो, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, रिजल्टेंट फील्ड मेटल के अंदर हमेशा जीरो होती है। मेटल के अंदर इंटेंसिटी हमेशा जीरो होती है। मेरे को इस पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए थी, मैंने क्या किया, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखा, फिर इस पॉजिटिव का असर ये रिपल्शन का है, इस पॉजिटिव का असर ये रिपल्शन का है, और नेट कैंसिल हो गया। और अब फिर हेडिंग है, फिर से हेडिंग है, E at an external point of conducting sheet, ये स्फीयर नहीं है तो पूरा बोल देते हैं कंडक्टिंग शीट। एक्सटर्नल पॉइंट है, अब मैं यहां पर हूं, अब मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां लाके रखूंगा। अभी ये पॉजिटिव भी इसको रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव भी रिपेल करेगा, तो टोटल इंटेंसिटी हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मेटल की फील्ड, मेटल के बाहर फील्ड डबल आएगी, अंदर तो फील्ड जीरो होगी, पर अंदर जीरो है, उसका नुकसान उसका भरपाई करने के लिए बाहर उसने डबल कर दी। मेटल की फील्ड तो डबल आएगी ही, क्योंकि वो दो कारणों से है ना, 2 नॉन कंडक्टिंग इज इक्वल टू 1 कंडक्टिंग। एक कंडक्टिंग शीट जो है उसके दोनों तरफ चार्ज है, तो वो दो नॉन कंडक्टिंग से मिलके बनी है, यही मान लीजिए बस। इसका रिजल्ट आसानी से आ जा रहा है। वो जरूर अपन समझते हैं, ऐसे एक लाइन लिख लीजिए, if the sheet is an xy plane, if the sheet is an xy plane, then E will be plus minus sigma by 2 epsilon naught। अगर कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट k क्या है, फील्ड तो इसके परपेंडिकुलर होगी ना। अगर ये xy प्लेन में है तो फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी और वो यूनिफॉर्म होगी। डायरेक्शन पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, इसका k कैप या माइनस k कैप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस k कैप आ रहा है या माइनस k कैप आ रहा है, बस इतना ही है। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यूनिफॉर्म फील्ड, डायरेक्शन का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इतना तो पक्का है कि अगर ये xy प्लेन है तो फील्ड पर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, जहां एरिया वेक्टर होता है, जहां एरिया वेक्टर होता है, इसका वेरिएशन बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वेरिएशन ऑफ E विद डिस्टेंस फॉर कंडक्टिंग ऑब्लिक नॉन कंडक्टिंग शीट, कैसा बनेगा? ये तो थ्रू आउट ऐसा ही रहेगा। हम तो यही मानेंगे कि भाई इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट है, इंटेंसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर पॉइंट चार्ज था तो इंटेंसिटी 1/r² आई थी। स्फीयर का एक्सटर्नल पॉइंट था, स्फीयर का एक्सटर्नल पॉइंट था